आगे हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब क्लास 10th का अगला वीडियो है जिसका नाम हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है और इससे बहुत यानी लगभग जो भी रहे 5 नंबर का ग्राफ आता है, 5 नंबर का आपको सॉल्विंग करने वाला आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। तो मानो कि 10 से 15 नंबर ये चैप्टर रखता है। तो इसमें से नाम इसका होता है बुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखते हैं बाबू हो इसका, देखो इसका जो भी रहे कुछ एग्जाम्पल देखो। 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर कितना? 0। अब प्रश्न उठता है कि और भी एक आगो समीकरण ले लेते हैं। 5x प्लस 7y प्लस 9 बराबर कितना? 0। अब कहता है कि इसका नाम जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों पड़ा है। ठीक है, तो ध्यान देना, दो चर का मतलब होता है, चर मतलब एक्स वाई चर राशि है। तो यहाँ पर दो चर पार्टिसिपेट किया है, एक्स या वाई। मान लिया जाए यहाँ पर रहा कि 2s प्लस 3t प्लस 7 बराबर या प्लस 9 बराबर 0। तो इसमें भी दो चर है, हाँ इसमें भी दो चर है। लेकिन अगर रहा 3x प्लस 5 बराबर 0 तो इसमें कितना चर है? एक चर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो चर यहाँ पर आया है। ठीक है, अब अगला बात है रैखिक। आपको पता होगा कि एक घात वाले को रैखिक कहते हैं, दो घात वाले को द्विघाती कहते हैं, तीन घात वाले को त्रिघाती कहते हैं। तो यहाँ पर चर राशि का अधिकतम पावर कितना है? एक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? रैखिक। और समीकरण क्यों पड़ा है? तो देखो बुआ, जिसमें LHS RHS होता है वो समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण। जैसे आप समझ लो कि x² प्लस 2x प्लस 5 रहे तो इसको नाम होगा द्विघात बहुपद। लेकिन x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0, यानी जिसमें LHS RHS आ गया तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। जैसे 2x प्लस 3 ये रैखिक बहुपद हो गया, लेकिन 2x प्लस 3 बराबर 0 तो रैखिक समीकरण हो गया। कौन समीकरण? रैखिक समीकरण। तो आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में क्या होगा, यानी इस चैप्टर का नाम क्यों दो चर वाले रैखिक समीकरण पड़ा है। क्योंकि हमें ऐसा तुमको हिसाब मिलेगा जिसमें चरों की संख्या क्या होगी? 2 होगी और उनका घात कितना होगा? 1 होगा और LHS और RHS का कॉम्बिनेशन होगा। इसलिए इसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण पड़ा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आगे बात आता है, तुम ध्यान से बात को समझो। क्या है नेक्स्ट बाबू कि इसका व्यापक समीकरण क्या होता है? व्यापक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और अगला आप कह सकते हो, यानी इसमें 1 1 भी लगा सकते हो। कैसे कर रहे हैं? ले वीडियो ब्रेक कर देना। व्यापक समीकरण a1x प्लस b1 y प्लस a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। एक और हो सकता है a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर कितना? 0। तो ये व्यापक समीकरण हो गया। और इसमें से तुम बात जान लो बुआ, a1 और b1 ये कभी भी 0 नहीं होगा। या आप समझ लो a2, b2 ये दोनों भी कभी भी 0 नहीं होगा। क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएगा तो 0 गुने समथिंग 0 गुने समथिंग 0, तो दोनों चर खत्म न, चर रह पाया नहीं।
तो जब दो गो चरे नहीं रह पाए तो इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण नाम रहेगा नहीं। तो इसलिए ध्यान देना बुआ हो कि इसके लिए तुमको क्या होना चाहिए, a1 और b1 का मान कभी भी 0 नहीं होगा, a2 और b2 का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो रैखिक समीकरण का यानी व्यापक समीकरण यानी जो भी होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होगा, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 या a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर कितना 0। या ऐसे भी लिख सकते हो ax प्लस b बाई प्लस c बराबर कितना 0। a कॉमा b डज नॉट इक्वल टू 0, a और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और बात कहता है कि a b और c जो होना चाहिए कौन संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। कौन संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, कोई वास्तविक संख्या होना चाहिए। और विशेष बात में अगर चर्चा किया जाए इससे संबंधित तो कहता है कि रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है, जो क्या होता है ग्राफ। तो रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है बुआ वो क्या होता है, हमारा एक सरल रेखा होता है। तो यानी रैखिक समीकरण का ग्राफ एक कैसा रेखा होता है, सरल रेखा। सरल रेखा तो रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण सरल रेखा होता है, मतलब कि सीधी रेखा होगा। और आगे विशेष बात करते हैं। ठीक है कि देखो इसका अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है और इस टेबल से तुम्हारा 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंफर्म रहता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी सोल्व हो सकता है। तो टेबल में पहला क्या है, रैखिक समीकरण युग्म। तो रैखिक समीकरण युग्म किस किस टाइप का हो सकता है। पहला कहानी आप बात करते हैं, मान लिया जाए 2x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0। एक ले लो 3x माइनस 9y प्लस 7 बराबर कितना 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे बुआ, a1 बाई a2 निकाल लो। पहला में a1 बटे कौन टू a2। चेक करो कि a1 कौन होता है, a1 हुआ x के आगे वाला। देखो ये पहला समीकरण एक्चुअली में इसका नाम a, इसका नाम b और इसका नाम c। इसका नाम भी a, इसका नाम भी b, इसका नाम भी c। लेकिन इस समीकरण 1 वाला है इसलिए सब में 1 1 लगा दिया कि a1 बराबर 2 और b1 बराबर कितना 3 और c1 बराबर कितना 9। इधर a2 बराबर कितना 3 और b2 बराबर कितना, b2 बराबर हो गया -9 और c2 बराबर कितना 7। क्लियर है। तो इतना बात तो होले बुआ। और कहानियों में अगर बात किया जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि ये समीकरण कितना वाला है, 1 वाला है और ये 2 वाला है। ठीक है, 2 समीकरण है। अब a1 बाई a2, a1 बाई a2 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, a1 बाई a2 अगर निकाल रहे हो आप तो 2 बटे कितना आ गया 3। फिर b1 बाई b2 निकालो, b1 बाई क्या हुआ b2। तो b1 का मान कितना हो गया 3 यानी 3 और b2 का मान -9। कटता है ना, हाँ तो कटता है 1 और कितना -3, तो 1 बटे -3 आ गया। फिर उसी तरीके से c1 बाई कौन टू निकालो c2 यानी 9 बटे कितना 7, नहीं कटेगा। अब यहाँ पर आता है कि अनुपातों की तुलना करो। अनुपातों की क्या करो हुआ, तुलना कर देते हैं। चलिए तो अनुपातों की तुलना करते हैं, मतलब a1 बाई a2 का मान 2 बटे 3 आया और b1 बाई b2 का मान हाँ यानी इसको बढ़िया से लिखें तो -1 बटे कितना आया 3 आया। तो क्या दोनों आपस में बराबर है? क्या बराबर है बुआ? ये दोनों आपस में बराबर है।
नहीं है दोनों आपस में बराबर। a1/a2 का मान 2/3 और b1/b2 का मान -1/3। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो अनुपातों की तुलना करना माने दो अनुपात को चेक करना कि बराबर है या नहीं है। तो हमने ये पाया कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, यानी ग्राफ का जो हमारा मतलब कह सकते हो ग्राफ जो दर्शाया जाएगा। आपने पढ़ा कि ये भी रैखिक समीकरण, ये भी रैखिक समीकरण, तो इसका भी ग्राफ सरल रेखा होगा और इसका भी ग्राफ कौन रेखा होगा, सरल रेखा होगा। तो जब दोनों सरल रेखा बनेगा तो देखो दो सरल रेखाएं किस किस प्रकार से हो सकती हैं। सामान्यतः इस बात को जानो कि पहली समीकरण से एक सरल रेखा और दूसरी समीकरण से एक सरल रेखा, तो दो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर काट सकती है, या दो सरल रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर आ सकती है, जिसको कहते हैं कॉन्साइड कर गया। अब आगे कहता है कि एक सरल रेखा ये है, अब अगला सरल रेखा ये हो जाएगा, तो दोनों सरल रेखाएं समांतर हो सकती है। तो इस तरीके से अगर दो समीकरण दिए गए हैं और दो समीकरणों से जो ग्राफ बनेंगे दोनों सीधी रेखा बनेंगी, और दोनों सीधी रेखा किस किस प्रकार की हो सकती है, या तो दोनों एक दूसरे को काट सकती है, या तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर सकती है मतलब संपाती हो सकती है, या दोनों एक दूसरे के समांतर हो सकती है। तो दो समीकरण आपके पास दिए हुए रहेंगे। अब उसमें से किस किस स्थिति में समांतर होगा और किस किस स्थिति में क्या होगा, संपाती होगा, यही आपको क्या करना है, समझना है और याद रखना है, मेमोराइज करना है। क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं कि हाँ अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, ग्राफीय निरूपण कैसा होगा बुआ। तो देखो कहता है a1/a2 और b1/b2 दोनों आपस में बराबर नहीं निकला, तो तीसरा को देखेंगे तक भी नहीं, तीसरा को देखेंगे तक भी नहीं। अगर दो को बराबर नहीं निकला तो कहेंगे तीसरा को आप कौन हैं, नहीं जानते हैं आपको हम, समझ गया ना। कहा जाइए सीधा रास्ता नापिए, बराबर है, कट गए फट गए नहीं, हमको पता है। दो को नहीं बराबर निकला तो तीसरा को एकदम कहे ना जिसको निहारेंगे तक नहीं, ताकेंगे तक नहीं, समझ गया ना। चलो तो अब ग्राफीय निरूपण कैसा होगा बुआ। तो पहला का भी सीधा रेखा बनेगा और दूसरा समीकरण का भी कौन रेखा, सीधा रेखा, जिसको सरल रेखा कहते हैं। तो पहला का सरल रेखा बन गया बुआ हो, पहला समीकरण का ही मानो कि ग्राफ बना है, और ये दूसरा समीकरण का ग्राफ बना है, और दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर काट रहे हैं, और इसका नाम होता है प्रतिच्छेदी। कौन सी, प्रतिच्छेदी। अब कहता है हलों की संख्या, हलों की संख्या कितने हल होंगे, एक दूसरे को कितने बिंदु पर टच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर, तो इसको कहेंगे केवल कितना हल, एक हल, या इसी को कहते हैं अद्वितीय, अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। समझ गया ना, केवल और केवल एक हल। आगे नेक्स्ट अगर बात करते हैं, फिर आगे क्या कहता है बुआ कि हलों की संख्या के बाद नेक्स्ट आगे क्या आता है तुम्हारा, समीकरण युग्म के प्रकार, समीकरण युग्म के प्रकार। तो इसको क्या कहते हैं, इसका नाम होता है अविरोधी, अविरोधी समीकरण युग्म, अविरोधी समीकरण युग्म। आगे एक होता है संगत या असंगत, संगत या असंगत। संगत असंगत क्या होता है बुआ, अगर दिए गए रैखिक समीकरण का हल हो गया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। अगर दिए गए रैखिक समीकरण का
हल हो गया तो उसे संगत कहते हैं, अगर हल नहीं हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? असंगत। यानी कि चाहे तो एक हल हो तो भी संगत कहेंगे, अनेक हल हो तो भी संगत कहेंगे, कोई हल नहीं हुआ तो भी हम उसको क्या, हल है होबे नहीं किया तो उसका नाम की होगा? असंगत। इसमें हलों की संख्या हुई है के गो, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? संगत। हल है इसका मतलब क्या होगा? संगत, अगर नहीं हल है तो असंगत। अब नेक्स्ट आगे टॉपिक बात करते हैं दूसरा नंबर में, कि मान लिया जाए 3x + 7y और +9 = 0, और नेक्स्ट आगे चेक कर लो 2x माइनस, या मान लिया जाए 6x + 14y प्लस, मान लिया जाए यहाँ पर 3 हो गया = कितना? 0। अब देखो a1/a2 निकालो बुआ। a1/a2 में 3/6 कट करके कितना आ गया? 1 कितना आ गया? 2 आ गया। अब b1/b2 निकालते हैं। b1/b2 7/14 हो गया, और ये भी कटेगा, ये भी 1/2। हमने कहा कि पहला दूसरा अगर बराबर नहीं आया तो तीसरा को देखेंगे तक नहीं। अब 2 गो बराबर आ गया तो तीसरा को देखना पड़ेगा, समझ गया ना? तो तीसरा कौन हो गया? c1/c2। चेक करो तो कितना हो गया? 9/कितना? 3। कटता है बुआ? हाँ, तो ये हमारा 9/3 है, तो कट जाएगा के बार में? 3 बार में कट जाएगा ना। और इस तरीके से रिजल्ट कितना आ जाएगा? 3। अब देखो क्या हुआ, अब तीनों अनुपात को तुलना करो। अनुपातों की तुलना करने पर पहला अनुपात दूसरा अनुपात आपस में बराबर है, तो हम कहेंगे a1/a2 बराबर मिला b1/b2 के। और जब तीसरा निकालने चला तो ये क्या बराबर मिला? तीसरा डज नॉट इक्वल टू हुआ, यानी a1/a2 = b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है। आगे की कहानी, तो अब इसका ग्राफ कैसा होगा? तो देखो बुआ, पहला का समीकरण का भी ग्राफ सरल रेखा बनेगा और दूसरा का भी क्या बनेगा? सरल रेखा। लेकिन दोनों सरल रेखा का डिजाइन क्या होगा? दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। क्या होंगे? तो आपको याद होगा कि क्या समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी? कभी नहीं करेगी बुआ। दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो हम कह सकते हैं जब दोनों काटवे नहीं करेगा तो क्या दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा? यहाँ पर एक बिंदु पर काट रहा था तो एक उभयनिष्ठ बिंदु मिला था, इसलिए एक हल हुआ था। अब दोनों नहीं काट रहा है तो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। आगे कहता समीकरण का प्रकार क्या होगा? तो समीकरण के प्रकार से को हम लोग कहते हैं आश्रित, सॉरी इसका हो जाएगा असंगत, असंगत समीकरण युग्म, ठीक है, असंगत समीकरण युग्म। अच्छा, बताए थे हल होगा तो संगत और नहीं हल होगा तो असंगत। तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर हल नहीं मिला है तो इसका नाम की हो जाएगा? असंगत। अब देखो, तो इस तरीके से असंगत समीकरण होने का क्या शर्त है, ये परीक्षा में अगर पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव पूछा कि दो समीकरण दिए गए हमारे हैं, कौन कौन है? एक है a1x + b1y + c1 = 0, एगो है a2x + b2y + c2 बराबर कितना? तो दोनों समीकरण युग्म के असंगत होने के क्या शर्त होंगे? ऑप्शन रहेगा आपको, पहला ऑप्शन रहेगा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा? मान लिया जाए दूसरा ऑप्शन रह गया तुम्हारे पास बुआ a1/कौची
A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तीसरा ऑप्शन रहेगा A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा कि असंगत होने का शर्त होगा दो गो बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बातें आती हैं कि ऑब्जेक्टिव इस टेबल से कन्फर्म रहता है और दो नंबरीबा भी रहता है। तो असंगत क्या हो गया कि अगर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो हम कहेंगे बाबू कि ये जो होगा इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ समांतर होगा और कोई हल नहीं होगा, असंगत समीकरण युग्म होगा और असंगत होगा। अब लास्ट आता है तीसरा नंबर पोजीशन। तो देखो बुआ, मान लिया जाए 2x माइनस या 2x प्लस 9x माइनस 7 बटे कितना बराबर 0, और इधर हो गया 4x माइनस प्लस 18x माइनस 14 बराबर कितना 0। चेक करो A1 बाई A2 निकालो। A1 बाई A2 कितना आ गया? 2/4। काटने आता होगा तुम लोगों को। 1/, कितना आ गया? यहाँ पर B1 बाई B2 निकालो। B1 बाई B2 9 बाई कितना 18, ये भी कटेगा हुआ 1 और कितना 2, 1/, कितना आ गया? अब C1 बाई C2 निकालो। C1 का मान कितना है? -7 हो गया और फिर माइनस कितना हो गया 14, तो ये भी कट गया 1 हो गया 2, कितना आ गया 1/2, तीनों बराबर न हो गया हुआ। तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। अगर तीनों आपस में बराबर तो ग्राफ कैसा? कहता है इसका ग्राफ जो होगा ना बुआ, पहला समीकरण का ग्राफ देखो मान लिया जाए बना एक सरल रेखा, दूसरा का भी सरल रेखा ही बनता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या कर जाते हैं? कॉन्साइड कर जाते हैं, संपाती हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संपाती। दोनों एक दूसरे के संपाती हो जाते हैं। तो इस तरीके से मानो कि AB ग्राफ पहला समीकरण का बना था AB, और दूसरा का क्या बना था? EAB बना, और दूसरा का बना था कौन चीज? CD, और दोनों एक दूसरे पर कॉन्साइड कर जाते हैं, संपाती हो जाते हैं, यानी इस तरीके से। अब संपाती हो गया तो दोनों रेखाएं कितने बिंदु पर टच कर रहे हैं? कितने बिंदु पर टच कर रहे हैं? अनंत बिंदु पर। कितना बिंदु पर? जैसे दोनों रेखाएं एक बिंदु पर टच किया, यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर अगर कंसाइड कर जाएगा, पहला का ही हुआ दूसरा भी यही हो गया, तो पूछा कितना बिंदु पर टच कर रहा है? तो अनंत बिंदु पर। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा जा रहा तो जा रहा, तो ऊपर वाला जा रहा तो जा रहा, तो कितना बिंदु तक टच के ले जाएगा? कहा गिनल पार नहीं लगेगा उतना बिंदु तक, तो गिनल पार नहीं लगेगा उसको की कहते हैं? अनंत कहते हैं। तो कहता है यहाँ पर क्या हुआ कि हलों की संख्या कितनी होगी? अनेक हल। कौन हल? अनेक हल, या इसी को कहते हैं अनंत हल होगा। अब बात है कि इसका प्रकार क्या होगा? इसको कहते हैं आश्रित। क्या कहते हैं बुआ? आश्रित समीकरण युग्म। आश्रित समीकरण युग्म, या इसी का दूसरा नाम होता है क्या बुआ? आश्रित हो गया या विरोधी, सॉरी, ठीक है, आश्रित समीकरण युग्म। आश्रित समीकरण युग्म। असंगत का नाम होता है विरोधी। विरोधी समीकरण युग्म। असंगत को विरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं, और इसका क्या कहते हैं? अविरोधी। ठीक है। नेक्स्ट, आश्रित समीकरण युग्म का मतलब हो गया क्या होता है? संपाती होता है। और बताओ कि हल हुआ है ना? तो जब हल होता है तो उसको की कहते हैं? संगत। तो इस टाइप से कहानी आपको याद रखना है कि प्रतिच्छेदी होने का क्या शर्त है? A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2।
अब जब प्रतिच्छेदी होगा तो हलों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। यह अद्वितीय हल होगा। और संगत होगा या असंगत? संगत होगा। अब देखो कहता है समांतर होने का क्या शर्त है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है हुआ। तो समांतर होने का शर्त a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब कहता है यहाँ पर संपाती था, यहाँ पर क्या था? संपाती। तो संपाती होने का क्या शर्त है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों बराबर तो संपाती, दूगो बराबर। देखो दूगो बराबर हुआ तो तीसरा चेक करना बनता है। क्यों चेक करना बनता है? कि अगर दो बराबर हुआ तो तीसरा चेक इसलिए करेंगे कि हो सकता है नहीं बराबर हो या हो सकता है बराबर हो। लेकिन अगर दोनों बराबर, पहले दूसरा बराबर नहीं मिला तो तीसरा चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए याद रखना कि हाँ ये प्रतिच्छेदी हो गया, समांतर हो गया, संपाती हो गया। और इस टेबल से जो भी होगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछता है, और हमारा जो भी होता है 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से इस टेबल को समझना है और मेमोराइज करना है। क्लियर है? चलो जल्दी से छाप लो। तो बच्चा लोग देख लो, एक क्वेश्चन इस पर आधारित क्वेश्चन 2-3 को कर लेते हैं। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि चेक करें कि कौन प्रतिच्छेदी कौमा संपाती और समांतर है। मतलब कौन प्रतिच्छेदी होगा, कौन संपाती होगा और कौन समांतर होगा। तो सबसे पहले a1 का मान कितना? 5 और b1 का मान, इसको a1 कहते हैं, इसको b1 कहते हैं, इसको c1। तो a1 का मान 5, b1 का मान -4 और c1 का मान कितना? 8। और a2 का मान 7 और b2 का मान 6 और c2 का मान -9। अच्छा a1/a2 निकाल लो। सबसे पहले a1/a2 5 बटे कितना? 7। और b1/b2 निकालो बुआ। -4/6 कटो है ना हुआ? कटता है। ध्यान से सुनो। तो ये कितना बार में? यानी 2 और इधर कितना? 3। तो -2/3। तो क्या पहला दूसरा बराबर है? नहीं। तीसरा निकालेंगे? नहीं। कोई जरूरत नहीं है। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब दो बराबर नहीं रहता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी। तो पूछ रहा था कि कौन प्रतिच्छेदी होगा, कौन समांतर होगा और कौन संपाती। तो इसको बोल देंगे कि क्या है ये? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। आगे चेक करते हैं। इसमें a1 का मान कितना? 6, b1 का मान -3, c1 का मान कितना? 10, a2 का मान कितना? 2 और b2 का मान, इसके आगे b2 -1, c2 का मान कितना? 9। चेक करो a1/a2 6/2 कटता है बुआ? हाँ। तो 2 तिया कितना? 3 आ गया। फिर आगे चेक करते हैं क्या हो? b1/2 b2 -3/-1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3/1 को क्या लिखेंगे? 3। कितना आ गया? 3 आ गया। देखो दो बराबर मिल गया। तो कहता है जब दो बराबर मिल गया तो तीसरा जरूरी निकालना बनता है। अगर तीसरा नहीं बराबर हो गया तो उसको कहेंगे समांतर। अगर बराबर हो गया तो क्या? संपाती। तो तीसरा क्या है? c1/c2। चेक करो c1 कितना है? 10 और c2 कितना है? c1 10 c2 9। चलो तो क्या कटेगा? तो दो बराबर निकला लेकिन तीसरा बराबर नहीं निकला। तो फाइनल बात यही कह देंगे कि a1/a2 बराबर मिला b1/b2, नहीं बराबर मिला c1/c2। तो अगर नहीं बराबर होता है तो उसको क्या कहते हैं? समांतर। आंसर हो गया बुआ? ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। इसी में से अगर आपको ऊपर में कह देता कि चेक करें कि कौन निम्न में से कौन संगत है और कौन असंगत है। तो देखो इसका हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा? संगत। और इसमें समांतर है तो इसका मतलब क्या होगा? असंगत। तो दो टाइप का क्वेश्चन इसमें हो गया।
कि या तो आपको क्या पूछा जाएगा, यानी ग्राफीय निरूपण पूछा जा सकता है या संगत या असंगत पूछा जा सकता है। तो दोनों स्थिति में आपको ये टेबल याद रहेगा। तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव किस तरीके से होता है बताए ही थे। ठीक है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि एक्सरसाइज 3.2 में जो कुछ क्वेश्चन है वो आप लोग कर लेंगे। ठीक है।